आज का सुलगता सवाल यह है कि क्या तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने जानबूझकर पूरे देश में कोरोना फैलाया। यह सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना पूरे देश में फैला। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक तबलीग से जुड़े लोगों ने पूरी मंशा के साथ कोरोना कैरियर के तौर पर काम किया। हमारे साथ हैं दिल्ली से अमित पांडे, हमारे सहयोगी। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तबलीगी जमात के सदस्य मुजीबुर रहमान भी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर इलियास शराफुद्दीन भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करें, आपको सुनवाते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कोरोना महामारी फैलाने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को आखिर कैसे जिम्मेदार बताया। अब आंकड़ा जो है देश भर में इतने हजार, 80,000, 82,000 के पार पहुंच चुका है। क्या अब भी आप ये मानेंगे कि ये जो इसमें स्पाइक आया था उसके लिए तबलीगी जमात जो है वो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है? देखिए, तबलीगी जमात और मरकज कोरोना को प्रारंभ में फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उनके कारण पूरे देश के अंदर ये फैला है। देखिए, बीमारी आना यह बुराई नहीं हो सकती है, इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी को छुपा करके हम उसका कैरियर बनने का काम करें, ये गलत है। और दुर्भाग्य से तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने कोरोना के कैरियर बन करके देश के अंदर इस प्रकार की तबाही को मचाने की कुत्सित मनता से काम किया था, इसलिए वो अक्षम्य है। माइग्रेंट लेबर के साथ आप इसको नहीं जोड़ सकते। ये संकट से त्रस्त है, ये बेचारे की गलती नहीं है जी, इसलिए दोनों को एक साथ तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उससे उबर चुके हैं हम लोग। माइग्रेंट लेबर की समस्या का भी समाधान कर लेंगे और कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि तबलीगी जमात को माइग्रेंट लेबर से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से लोग पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने लगे, वो आप सही मानते हैं वो गलत है, या वो भी लोगों की गलती नहीं थी क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कि तबलीगी जमात से हो रहा है या मुस्लिम समुदाय में ऐसी भावना है? देखिए, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और तबलीगी जमात के इन कृत्यों का विरोध मुस्लिम समुदाय ने भी काफी हद तक काफी लोगों ने किया जी। जो लोग उस सब के बावजूद भी उनके साथ खड़े हो रहे थे, वे लोग उस अपराध में शामिल थे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि तबलीगी जमात कैरियर का काम शुरू में किया था, आज उस समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है और माइग्रेंट लेबर को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जो क्षेत्र पहले से ही हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, माइग्रेंट लेबर वहां पे काम कर रहा था, रोजी रोटी कर रहा था, कमा रहा था और वहां पर निर्माण और देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहा करके अपनी मेहनत कर रहा था। उस बेचारे को जानकारी नहीं थी कि यहां पे इतना इन्फेक्शन है, वह इन्फेक्शन का शिकार हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसके इस संकट में खड़े होकर के उसको राहत दें, हर प्रकार का सपोर्ट करें। मुजीबुर रहमान, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आप तबलीगी जमात के सदस्य भी हैं, मुझे लगता है पहले आपका रिएक्शन लेना चाहिए। सुना आपने योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है देश में संक्रमण फैलाने के लिए और उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, मैंने सुना और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इनका जो है स्टेटमेंट है। मैं इसको क्यों, आपने सवाल के शुरू में क्यों क्या लगा दिया, इसका मतलब यह है कि आप अनबायस्ड हैं और आप सवाल सुनना चाह रहे हैं कि वाकई है कि नहीं। आज की तारीख में जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 82-83 हजार जो है वो केसेस कोरोना के आ चुके हैं, उसके अंदर सिर्फ 4% जो है वो जमात के हैं, जिनको ट्रेस आउट करके 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। ये सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ट्रेस करके क्वारंटीन हो गए वो 40,000 थे, तकरीबन 4,000 के करीब को पॉजिटिव हुआ। तो अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी तो जमात की नहीं रही।
तो वो जो बाकी 96% नहीं, जो नहीं। केसेस है वो कहाँ से है? नहीं, सुनिए, बात सुनिए पूरी। आपने सुना नहीं, और वो दूसरी कह चीज- रहे हैं कि नहीं, नहीं, प्रारंभिक तौर पर उन्होंने संक्रमण फैलाने का काम किया और उसके बाद मैं बता जो रहा हूं, लोग थे वो प्रारंभिक छोड़ संक्रमण में दीजिए, आते चले प्रारंभ- गए। मैंने बता दिया ना, वो 4000 तो सिमट गया जाके। तो अभी पूरी बात सुनिए आप मेरी, 2 मिनट भी आपने पूरे नहीं दिए मुझे। आपने 18 मार्च के अंदर ही 153 केसेस आ चुके थे हिंदुस्तान में कोरोना के। वो कौन लेकर के आया था? दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि फैलाने की जिम्मेदारी इन्होंने जैसे कहा कि माइग्रेंट वर्कर से नहीं जोड़ सकते, क्यों? कोरोना खत्म हो गया क्या? या 3000 4000 नए केसेस डेली निकल के सामने आ रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या माइग्रेंट वर्कर में नहीं फैल रहा कोरोना? उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? क्यों नहीं सीरियसली लिया जा रहा? क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये सरकार सक्षम नहीं है। ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। अल्पसंख्यक मत से 24% लोगों ने, चंद मुट्ठी भर लोगों ने इनको चुना है और ये नहीं कर पा रहे हैं काम को। तो अब उसका ठीकरा जो है ये किसी ना किसी के सर पे छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो जमात का जो रोल रहा है शुरुआती चरण में, उसको नजरअंदाज इस देश में नहीं किया जा सकता। उसका मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। पहला उदाहरण ये है कि पहली बार तेलंगाना में जो 6 केस आए, उसके पहले तेलंगाना में कोई केस नहीं था। ये 6 के 6 केस जो है तबलीगियों के, जमात के लोग। जो तमिलनाडु में पहले जो 5 केस आए, वो 5 केस वहां पर जो थे वो जमात के लोग, और 5 से आज वहां पर 5000 केस हो रहा है। आंध्रा में जो केस हुए 6 से बढ़कर जो है हजारों की संख्या में पहुंचे। जमात के लोग जो 2500 लोग निकल के देश भर में फैल गए, और बार बार अपील करने के बावजूद भी ये लोग वहां से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे जहां छुपे हुए थे, और अंतर समाज के अंदर ये संक्रमण फैलाते चले गए। और विषय ये नहीं है कि आज जमात के कितने, तो 2500 लोग थे तो पकड़ा ही जाएंगे। वो लोग तो संक्रमित थे, वो निकल ही आए बाहर, अलग विषय है। लेकिन इतने दिनों तक छुपने के कारण से जो इन्होंने संक्रमण फैलाया समाज के अंदर, जो क्योंकि तो महामारी है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, तो इसलिए ये जिम्मेदार हैं कि इसके ये कैरियर। अब रही बात अभी मुजीबुर रहमान ने कह रहे हैं, मुजीबुर रहमान, क्योंकि हाँ कि 24% जल्दी से के शर्मा जी, 24% लोगों की ये सरकार। अरे जनाब, आपको कुछ लोकतंत्र की परिभाषा आती भी है? ठीक है, या मूर्ख नहीं, पूरी तरह से धूर्तता पर उतर आए हैं। आपको पता है कि लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है, और बाकी उसमें सस्ते बड़े दल के रूप में हम उतरे, हमने जो है बहुमत प्राप्त किया और 303 अरे आपकी बहुमत की सरकार मौलाना साहब को तो अभी तक गिरफ्तार कर नहीं पाई है। आप सवाल भी उठाते हैं और उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ठीक है के शर्मा जी, आएंगे आपके पास। याशी जिलानी साहब, जिस तरीके से लगातार सवाल उठे, तबलीगी जमात, एक कार्यक्रम हुआ, वहां से तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग थे वो अलग अलग देश के कोने कोने में फैले, और फिर ये सवाल उठा कि किस तरीके से तबलीगी जमात के जरिए जो संक्रमण था वो देश भर में फैलता चला गया, केसेस लगातार बढ़ते गए। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही आरोप लगा रहे, कह रहे कि जानबूझकर ये सब कुछ हुआ और इनको क्षमा नहीं किया जा सकता। देखिए, जो मैं सिर्फ आज के संदर्भ में, जो आज आपका विषय है योगी आदित्यनाथ का बयान, उसी पे मैं अपनी बात को रखूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है कि कैरियर का काम किया, ये प्रूफ है। ये कोई हवाई बात नहीं। 166 लोग, यानी 150 से ज्यादा तबलीगी जमात के मरकज में ठहरे हुए लोगों को जो पुलिस ने पूछताछ करी है, उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि हमें जानबूझ के मौलाना साद साहब ने रोकने की कोशिश करी थी। उन्होंने मना किया था, और उस संक्रमण का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु मरकज था, उसमें और संक्रमण बढ़ाने के लिए ये पुलिस के फाइल में मौजूदा बात है। इसलिए तो आपने कैरियर का अगर काम किया है, तो मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता है जमात के, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करेंगे, बिल्कुल डिफेंड करने की बजाय बिल्कुल आएंगे आपके पास। अमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित बोलिए। और ये सही बात नहीं कर रहे। देखिए, यूपी सीएम का ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसको इस तरीके से भी जोड़कर यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि मरकज के बारे में वो कह रहे हैं, बेशक इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का तो दौर शुरू हो गया, लेकिन ये भी संकेत दिया गया है कि जो जानबूझकर जो कोरोना वायरस के जो कैरियर का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मरकज के बारे में उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि उनके जो कैरियर बने थे, अब वो बेशक ठीक हो गए हों, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन जो अन्य कैरियर है
सवाल ये उठता है कि उनके खिलाफ यहाँ पर वो उतनी ही पुख्ता तरीके से कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इलियास शराफुद्दीन जी, आप बहुत हंसते हैं, पहले मुझे ये बताइए, आज जो योगी आदित्यनाथ ने बोला उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मौलाना साहब ने कैसे उकसाया था ये तो सभी जानते हैं, और फिर कैसे लगातार संक्रमण देश भर में फैलता गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब आगे कार्रवाई भी कर रही है इस पूरे मामले पर जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन तोड़ने वाला पीएम मोदी के लॉकडाउन करने के बाद खुद योगी आदित्यनाथ है। अपने पूरे कैवलकेड को लेके कई लोगों के साथ अयोध्या जाके मंदिर में रामलला की मूर्ति शिफ्ट करा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा भैया पर पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ। तो आप तबलीगी जमात को क्लीन चिट दे रहे हैं? यूपी का हेल्थ मिनिस्टर अटेंड करा, आप तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप मौलाना साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? इलियास शराफुद्दीन जी, आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? जो 1800 लोगों को हरिद्वार से अहमदाबाद भेज के नंबर 1 पे ला दिया पेशेंट को, तीसरे नंबर पे हमेशा कोरोना कैरियर है। सदगुरु के आश्रम से 150 लोग निकले, चौथे नंबर पे सदगुरु है, उसके बाद रविशंकर के आश्रम से, उसके बाद रामदेव के आश्रम से। ये पूरे कोरोना कैरियर संज्ञा है। बेबी डॉल पार्टी में नाचे जाके संज्ञा, और सबसे नहीं तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आएंगे आपके पास, इलियास जी आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर तबलीगी जमात से जुड़ी मिल रही है। बड़ी खबर ये कि तबलीग से जुड़े जो मामलों की जांच कर रही है ईडी, उसने निजामुद्दीन मरकज के एक सदस्य मुरसलीन से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक मुरसलीन मौलाना साद का करीबी है और विदेश से आने वाले जमातियों के संपर्क में रहता है। बताया गया कि मुरसलीन कई बार विदेश दौरे पर जा चुका है। ईडी को शक है कि मुरसलीन ही वो शख्स है जो तबलीगी जमात को विदेश से मिलने वाले चंदों का हिसाब किताब रखता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हम सीधे रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की तरफ। आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, ईडी ने मुरसलीन को सम्मन किया था, उसके बाद ईडी ने इससे करीबन 6 से 7 घंटे पूछताछ की है। ये एक अहम सदस्य मरकज जो मौलाना साहब से जुड़ा हुआ है, जो विदेशी जितने भी जमाती थे उनसे लगातार ये संपर्क में था, और जो डोनेशन आता था विदेश से उसका सारा लेखा जोखा इसके पास होता था। उर्दू में ये शख्स अपनी सारी जो भी डिटेल है वो लिखता था, इसलिए ईडी उसे ट्रांसलेट भी कराएगी जो कुछ दस्तावेज जिसके पास से बरामद हुए। तो एक अहम सदस्य ईडी ने पूछताछ की। करीबन 10 से ज्यादा लोगों से अब तक ईडी मरकज और निजामुद्दीन में जो मौलाना साहब के करीबी और सहयोगी हैं उनसे अब तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें कई कर्मचारी भी शामिल थे, और उसमें एक नाम ये भी था जिससे ईडी ने करीबन 7 से 8 घंटे पूछताछ की है, और इससे जितने भी विदेशी जमाती थे उनके बारे में तमाम ब्यौरा जो है वो जुटाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजीबुर रहमान, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब एक के बाद एक तबलीग जमात का जो चेहरा है, जो राज है, वो सामने आ रहा है, और अब एक और शख्स जिससे पता चला है कि विदेश से मिलने वाले चंदों का हिसाब किताब वही रखता था। नहीं, हिसाब किताब लोग रखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूछताछ हो रही है, करिए, सामने कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ सामने नहीं आएगा। जहाँ सामने वहाँ आता है जहाँ कुछ गड़बड़ होती है। मैं आपको अभी बता दूं, के शर्मा पुलिस ने आपसे पूछताछ की क्या मुजीबुर रहमान? पुलिस ने आपसे पूछताछ की क्या मुजीबुर रहमान? पुलिस ने आपसे पूछताछ की? नहीं, मुझसे नहीं पूछताछ की। तो पुलिस उसी के पास पहुंचती है ना जहाँ कोई चिंगारी होती है, आग भी वही होती है मुजीबुर रहमान। तो अरे वही तो जब आएगा सामने पता चल जाएगा। आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर, अरे आप भी तो उसको अक्यूज नहीं बना सकती ना, जब तक कोर्ट में क्लीन चिट दे, अक्यूज न करार कर दे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 50% केसेस एक्विटल हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं, बड़ी बड़ी एफआईआर होती है, बहुत मीडिया में शोर मचता है, कुछ नहीं निकलता है। अब बात सुनिए, मैं इनको के शर्मा साहब और यासिर जिलानी साहब को मैं बता दूं, मैं इनकी तरह बकवास नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ डाटा रखे हैं, मैंने अपनी कोई बात नहीं रखी। मैंने ये रखा कि 4% केसेस हैं जो जमात के लिंक के थ्रू हुए हैं, जमात के उसके लिंक के शर्मा जी, और 40, सुनिए मेरी बात, और 40,000 के करीब क्वारंटीन हुए। ये टोटल आंकड़ा है, इसमें सारे जब हिंदुस्तान के लोगों को मत मिलाइए कि सब इन्हीं की वजह से फैल गया। मैं बता दी, यही आंकड़ा है सरकार का, भारत सरकार का यही आंकड़ा है। सिर्फ दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि कैरियर का काम किया, नहीं सुनिए, कैरियर का काम किया और वो लोग छुपे रहे। दूसरी चीज जवाब दीजिए। नहीं मुजीबुर रहमान, वक्त कम है, वक्त कम है। समझ में आया? मैं बता दूं, ठीक है, आप समझ में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4% ही जिम्मेदार थे। के शर्मा जी, मेरे खा रही है, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। आप इनको बंद कराएंगे तभी बोल पाऊंगा ना। कैरियर का काम नहीं किया वो, जहाँ पर आप इनको बंद कराइए ना। ठीक है, अपनी जगह पर रहे, कैरियर का काम नहीं किया। कैरियर का काम वो लोग कर रहे हैं जो सड़कों पर निकले हुए थे, इनको बंद कराइए तो मैं बोलूंगा। मुजीबुर रहमान, आपको पता ही नहीं है
अलग अलग राज्यों में उन्होंने रुख किया है और वहां से संक्रमण फैलता आगे चला गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो कहीं गए ही नहीं। ठीक है, के शर्मा जी फटाफट से। मंत्री साहब हमारे आप इनको बंद तो कराइए मैडम। मतलब सारी जिम्मेदारी सरकार की है क्या? जब उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की सारी सरकार की है, संक्रमण आप फैलाएं, जिम्मेदारी सरकार ले ले, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, के शर्मा जी आप बोलिए फटाफट से। देखिए, मुजीबुर रहमान पता है आप डिफेंड करेंगे, आप डिफेंड करेंगे, आप करते रहिए। के शर्मा जी आप बोलिए। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैडम कैसे इतने आवाज में बोलेंगे जब मुजीबुर रहमान आप सुन लीजिए ना, अब आप एक बार। अब देखिए, हमने जो कैरियर की बात की उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। इलाहाबाद में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अपने घर में जमातियों को छुपा के रखते हैं और वहां पर जमाती छुपे हुए हैं और वहां पर बाकायदा पुलिस चाप। अब ये बीच में फिर बोलने लगते हैं, इनको पता नहीं क्या बीमारी है, बकवास करते ये भी जमातियों की तरह इनको भी बोलने की बड़ी प्लीज बोलिए आप के शर्मा जी। वहां पर प्रोफेसर एक है इलाहाबाद के, उनके वो अपने घर में छुपा के रखते हैं। ठीक है, आप लखनऊ के तमाम जो है मस्जिदों में देखिए, ये वहां छुपे बैठे हुए हैं। हर सरकार जो है इनके ऊपर, हरियाणा सरकार से लेकर पंजाब सरकार से लेकर सब कोई जो है, लॉकडाउन हुआ है तो रही नहीं। अरे भैया जब जो कोरोना नहीं करते क्या आप? बता रहे हैं आप कोरोना ग्रसित है, जहाँ है आप वहीं रह जाइए, बाहर मत निकलिए। ठीक है के शर्मा जी, मुजीबुर रहमान जी, यासिर जिलानी, मुझे एक बात बताइए, तबलीगी जमात से जुड़े वो लोग जो मरकज में शामिल हुए थे, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, संक्रमण फैलाया, उसको लेकर अब पुलिस जांच भी कर रही है, ईडी भी कार्रवाई कर रही है मौलाना साहब के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है, मुजीबुर रहमान चिल्लाइए मत, मुजीबुर रहमान चिल्लाइए मत। एक नंबर के भोपू हैं आपके के शर्मा साहब। मुजीबुर रहमान, एक मिनट, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? मुजीबुर रहमान जी, के शर्मा जी प्लीज। यासिर जिलानी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मौलाना साद जिन्होंने उकसाने का काम किया, जो इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, केंद्र बिंदु में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सारी कड़ियां को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अगर सडनली सरकार मुझे लगता है गिरफ्तार कर ले तो लोग सरकार से, आप जो हमारा चौथा पिलर है पत्रकारिता का, पत्रकार बंधु सवाल करेंगे कि क्यों गिरफ्तार हो गए। तो वो सारी चीजें अगर किसी ने गलती करी है तो वो साक्ष्य सब सामने आ रहे हैं। और देखिए, लगातार चाहे क्राइम ब्रांच हो, ईडी हो, दिल्ली पुलिस हो, निजामुद्दीन के SHO इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, सारी कड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मुजीबुर रहमान प्रवक्ता, आपको मौका मिलता है, आपको टीवी मौका दे रहा है, आप अपना पक्ष मजबूती से रखिए, बिल्कुल मजबूती के साथ रखिए और कहिए कि हाँ जो हुआ वो गलत हुआ था, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बार बार डिफेंड करने से जिम्मेदारी कम नहीं होती, गलती छोटी नहीं हो जाती। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि मौलाना साद को आखिर कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ईडी भी जांच कर रही है। लेकिन लगातार सवाल यही कि आखिर कब गिरफ्तार होगा मौलाना साद। इस सब के बीच आपको बता दें, न्यूज़ 18 से बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन को एक यूनिट मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोरोना संकट के बीच हर जिला अपने आप में एक यूनिट है। आइए सुनवाते हैं आपको। योगी जी, आप जैसे गाजियाबाद जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ काम करते हैं। आपकी क्या राय है, यूपी की क्या राय है कि NCR को इस कोरोना संकट में एक यूनिट मानना चाहिए, क्योंकि उनको आने जाने में फिर वो बॉर्डर आ जाता है? क्या ये बॉर्डर NCR का होना चाहिए या इसमें यूपी की क्या सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि NCR को एक यूनिट नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, हमें अलग अलग छोटे छोटे यूनिट को जहां जहां जिस प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर को भी अलग किया है, गाजियाबाद को अलग किया है, हापुड़ को अलग किया है, मेरठ को अलग किया है, शामली को अलग किया है, बागपत को अलग किया है। ये सभी अलग अलग यूनिट में, और फिर इसमें भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वहां की व्यवस्था को भी हम लोगों ने वो किया है। कंटेनमेंट एरिया उसमें जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार तय किया है। आवागमन में, आवश्यक सेवाओं की आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति
कोविड हॉस्पिटल में काम करके और दिल्ली से गाजियाबाद आए या गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल में काम करके वो दिल्ली जाए, हमें ये छूट नहीं देनी चाहिए। उसी जिले में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल परमिसेस में या उसके आसपास उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को हर हाल में, मेडिकल इन्फेक्शन को, मंडी के इन्फेक्शन को या फिर किसी भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन को रोका जा सके। एनसीआर को एक यूनिट नहीं मानने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के बीच सीमा की दीवार खड़ी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सवाल के जवाब में कि एनसीआर को क्या एक यूनिट माने जाए, उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट नहीं मान सकते, जोन मान सकते हैं। और ये नहीं हो सकता कि कोविड अस्पताल में कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है तो वो गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से कोई व्यक्ति दिल्ली आए, उसकी व्यवस्था उसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ वो ड्यूटी कर रहा है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो। अब कोरोना योद्धा में वो कोविड का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को भी गिनते हैं, नर्सेस को भी गिनते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी गिनते हैं, पुलिस वालों को भी गिनते हैं और कहते हैं साहब ये कोरोना योद्धा हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। हम सब इस बात को मानते हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो स्टाफ काम करने वाले हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनके लिए होटल्स का इंतज़ाम किया। हमने उनके रहने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर अपने घर गाजियाबाद या गुड़गांव या नोएडा जाना चाहता है, क्या उसको जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? ये कैसा भेदभाव आप फैलाना चाहते हैं? ये इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, पॉजिटिव केस हो जाए, तो बजाय इसके कि आप उसकी मदद करें, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक सरकार के मुखिया के तौर पे आप उसके खिलाफ नफरत, डर और भय फैला रहे हैं समाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया। अब राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को या राज्य सरकारों को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सीधा पैसा देना चाहिए। अच्छे सुझाव दे रहे हैं वो आजकल, ऐसा लगता है आपको? देखिए, समस्या क्या है कि राहुल जी को स्वयं नहीं मालूम होता है वो बोल क्या रहे हैं और कौन सी बात कब बोली जानी चाहिए। अगर उनको यही सब मालूम होता तो संभवतः देश की जनता उन्हें 14 में भी 19 में भी इस प्रकार का जो है जवाब नहीं देती। ये तो जनता जैसा नेता है उस प्रकार का जवाब 14 और 19 में देश की जनता ने दे दिया है। इसलिए जनता के द्वारा पिटे गए मोहरे आज इस प्रकार की अनलगल बयानबाजी करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके समय में क्या क्या गुल खिलाए जाते थे, क्या क्या होता था, उनको थोड़ा याद करते, 2G को याद कर लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स को याद कर लेते या फिर अन्य वे तमाम प्रकार के जो स्कैंडल उस समय हुए थे, इनको ये याद कर लेते तो संभवतः इस समय इस प्रकार की वक्तव्य और अनर्गल वक्तव्य देने से उनको कहीं न कहीं वे परहेज करते। प्रियंका जी भी आपको सुझाव देती रहती हैं, ट्वीट करती रहती हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सुझाव देना ही नहीं चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए। राहुल गांधी पर सीएम योगी के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर थे और अटल जी भी चुनाव हार गए थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि पिटे हुए नेता हैं। तब भी इज्जत करते थे हम उन लोगों की, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति में सत्ता कभी एक हाथ में नहीं रहती है। जिस तरीके की ज़बान राहुल गांधी के बारे में योगी जी ने बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।